हेलो ज्ञानवीरों, आप सभी का स्वागत है सतगुरु गुरुकुल क्लासेस में। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा विषय का नाम है बैंकिंग। बैंकिंग के बारे में आए हो कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट मैं इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि बैंक हमारे दो तरह के होते हैं। एक वाणिज्यिक बैंक होता है और एक हमारा इंटरनेशनल बैंक होता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक जैसे कि हमारे पंजाब नेशनल हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, FCI बैंक हो गया। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, हमारा कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक इंग्लिश नाम है और वाणिज्यिक बैंक हमारा हिंदी नाम है। ठीक है, और जो RBI बैंक होता है वो मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करता है। ठीक है, तो हम ये दोनों बैंकों के बीच में समझेंगे। ठीक है, इसकी भूमिका क्या होती है, कार्य क्या होता है, मुद्रा प्रबंधन क्या होता है, बैंकिंग विनिमय क्या होता है। ठीक है, परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, मुख्य कार्य क्या है, महत्व क्या है। आई हो कि आप लोग ना थंबनेल देख के बहुत अच्छा से समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, विषय क्या होगा और हम किस विषय पे चर्चा करेंगे। तो आई हो कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा जाता कहाँ है, उसका किस तरह सरकार उपयोग करती है। ठीक है, पैसा से पैसा कैसे बनता है, वाणिज्यिक बैंक पैसा कैसे बनाती है, RBI पैसा कैसे बनाती है। ठीक है, पैसा जारी करने का अधिकार किसे है। ये सब विषय के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वाणिज्यिक बैंक। क्या देखेंगे, वाणिज्यिक बैंक क्या है, वाणिज्यिक बैंक का अर्थ क्या है। परिभाषा पेपर में हर बार पूछा जाता है, वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखिए, वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्था है जो लोगों से जमा स्वीकार करता है तथा उनको उपभोग अथवा निवेश के उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करता है। पहले तो सबसे पहले यहाँ ये समझ लीजिए कि वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था मतलब एक पैसे से संबंधित एजेंसी है जो पैसों से संबंधित कार्य करती है, पैसे को लेन देन करती है। ठीक है, लोगों से जमा स्वीकार करती है। ये वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक का नाम अभी बताए थे ना, कमेंट पे जरूर उसका नाम लिखिएगा वाणिज्यिक बैंक का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे पंजाब नेशनल, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक। ठीक है, बहुत सारे बैंक है। और आप इन बैंक के सिवा और कौन कौन से बैंक का नाम जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, लोगों से जमा स्वीकार करता है तथा उनको उपभोग और निवेश के लिए ऋण देता है। जैसे कि किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई ज़्यादा सीरियस बीमार है तो उसको ना पैसा बैंक प्रोवाइड करती है, यदि वो इंसान बैंक में अप्लाई करता है तो। ठीक है, बैंक अप्लाई करने का थोड़ा प्रोसेस अलग है, बट उदाहरण देखिए यहाँ बताया गया है इस तरह। ठीक, और उद्देश्य के लिए निवेश ऋण प्रदान करते। एक बात और है, एक, ठीक है, देखिए शब्द होता है साख, ठीक, एक होता है ऋण। दोनों का मतलब क्या होता है, उधार से ही संबंधित है। ठीक है, अब दोनों ही उधार के लिए, बट इसमें ना थोड़ा सा कॉमन अंतर है बहुत। देखिए, ऋण यदि हम किसी से उधार लेते हैं ना तो ये उधार वो वाला जो ब्याज सहित चुकाया जाता है लास्ट में। ठीक है, और साख ये वो है विश्वास पे लोग देते हैं, इसमें मर्जी है तो आप ब्याज दे सकते हैं। जब आपके बीच में दो लोगों के बीच में मध्यस्थता हुआ होगा साख लेने की, उधार लेने के समय, उसी समय ये तय हो जाता है कि आप उसे ब्याज देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, या सिर्फ मूलधन ही देंगे, तो उसको ही साख कहा जाता है। साख का मतलब होता है बिना ब्याज के पैसे को लौटा देना। एक जैसे कि फैमिली में मदद कर देते हैं ना, उसी तरह से। बट जैसे बैंक से हम उधार लेते हैं तो उसे ऋण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि बैंक वाला ना ब्याज सहित हमसे पैसा वसूल करता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्या सभी बैंक वित्तीय संस्था कहलाती है, यानी सभी बैंक जो पैसा प्रोवाइड करती है तो क्या वो बैंक कहलाने लायक है। ठीक है, यहाँ देखिए नोट करके, महत्वपूर्ण अवधारणा, सभी वित्तीय संस्था बैंक नहीं होते हैं। ठीक,
एक वित्तीय संस्था को बैंक संस्था नहीं कहा जाएगा यदि उसके द्वारा प्राथमिक कार्य नहीं किए जाते। ठीक है, वो सभी यहाँ कहने का मतलब ये, या MCQ में पूछा भी जा सकता है, मेरा मन तो कहता है कि यहाँ से पूछेगा। सभी वित्तीय संस्था बैंक नहीं कहलाती जब तक उसके द्वारा 2 कार्य नहीं होते। 2 कार्य कौन कौन से हैं? ठीक है, MCQ में ये ज़रूर पूछा जाएगा कि क्या सभी वित्तीय संस्था बैंक कहलाती है, या अभिकथन कारक में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाओं को स्वीकार करना और उधार देना। क्या? उधार देना। चेक के द्वारा जमा स्वीकार किया करती है बैंक, तो वो क्या है? सही। जो बैंक चेक के द्वारा जमा को स्वीकार करती है उसे वित्तीय संस्था कहा जाएगा। उधार ऋण देती है उसे वित्तीय संस्था कहा जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, उदाहरण है मेरे पास, देखिए। LIC एक वित्तीय संस्था है। ये क्या है? LIC ये लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, किंतु इसे बैंक नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह उधार तो देती है किंतु लोगों की चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमाओं को स्वीकार नहीं करती। क्या है? इसे एक वित्तीय संस्था तो कहेंगे, तो LIC है वित्तीय संस्था कहेंगे क्योंकि ये उधार तो देती है किंतु चेक द्वारा निकाली जाने वाली जमा स्वीकार नहीं करती है। क्या? मैंने इसे रिपीट कर दी हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। चेक के द्वारा निकाली जाने वाली जमा को ये स्वीकार नहीं करती, तो वो वित्तीय संस्था नहीं कहलाएंगी। ठीक, डाक खाने भी वित्तीय संस्था नहीं कहलाएंगे। क्या है? डाक खाने भी वित्तीय संस्था नहीं कहलाएंगे यदि वे लोगों से जमा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे ऋण प्रदान नहीं करते। ये जमा स्वीकार करती है परंतु ऋण प्रदान नहीं करती, इसलिए ये वित्तीय संस्था नहीं कहलाएगी। आयोग की समझ में आया होगा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन। अब देखिए, वाणिज्यिक बैंक भी क्या करता है? मुद्रा का सृजन करता है। यहाँ से मैं पक्का बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आया CBSE में, तो 3 मार्क्स में आया है कि वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक, काम करिएगा, इस वीडियो का लेक्चर आप लोग देख लीजिए। देखने के बाद इसका नोट्स आपको हम टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे। सतगुरु गुरुकुल क्लासेस की नाम से है टेलीग्राम चैनल भी, उसको जाके ज्वाइन करिए, वहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा। और नोट्स को पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। सबसे सिंपल आसान हिंदी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाई हूँ मैं। वाणिज्यिक बैंक, अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया। क्या है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन की प्रक्रिया, यानी कि वाणिज्यिक बैंक किस तरह मुद्रा सृजन करती हैं। निम्नलिखित अवलोकन वाणिज्यिक बैंक द्वारा किए गए मुद्रा सृजन की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। ठीक, ये तो कोई खास पॉइंट नहीं है। अब यहाँ से देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सब पॉइंट इम्पोर्टेंट ही है कि बैंक लोगों से नगद जमाएं प्राप्त करते हैं। इन्हें प्राथमिक जमा कहते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। समझिए, बैंक लोगों से नगद जमा स्वीकार करती है। क्या करती है? बैंक लोगों से नगद जमा स्वीकार करती हैं। बैंक लोगों से नगद जमाएं स्वीकार करती हैं। आराम से समझिए बात को। क्या बोल, जब आप देखिए, सपोज़ करिए बैंक जाते हैं या आप कभी बैंक गए होंगे, तो देखिए बैंक में जब आप पैसा देते हैं तो वो जो जमा करते हैं ना, वो ही हमारा प्राथमिक जमा होता है। क्या होता है? प्राइमरी डिपॉजिट होता है। कैश जमा, हम उसे कैश देते हैं ना, बिल्कुल गिन करके 500 के करारी नोट, 200 के 100 के नोट, एनीवे, ठीक है। तो वही हमारा क्या है? प्राथमिक जमा कहलाता है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। इस पॉइंट को पेपर में लिखिए और इस पॉइंट को और आगे बताते हैं, रुकिए। बैंक अपनी नगद जमाओं से कई गुना अधिक मुद्रा उधार देते हैं। क्या बोला है? आम जनता आम जनता लोग जो क्या है, हम सब आम ही जनता हैं, ठीक है ना। कैश बैंक में जमा कराते, प्राथमिक जमा कहलाता है। बट बैंक जो जमा करती है, बैंक के पास जितना भी जमा होता है ना, उससे कई गुना अधिक वो मुद्रा यानी कि मनी उधार देती है। आया समझ में? कई गुना अधिक उधार देती हैं। वाणिज्यिक बैंक को
द्वारा उधार दी गई मुद्रा नकदी के रूप में नहीं होती। अब देखिए, बैंक के पास मान लीजिए जितना वो उधार देती है, जितना उसके पास पैसा होता है उससे कई गुना वो उधार देती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कैश गिन के थोड़ी ना देती है, वो चेक के रूप में जारी करती है। देखिए आगे क्या लिखा है, नगद के रूप में नहीं देती। नगद के रूप में देगी 500 के नोट गिन के, तो क्या बैंक इतना लोगों को उधार दे पाएगी? ऐसे तो कितने लोग अपना बिजनेस कारोबार ही नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? इसी तरह है। अभी तो ये ऋणियों के खातों में जमा प्रविष्टि के रूप में होती है। क्रेडिट एंट्री, ठीक है, जमा प्रविष्टि, ये जमाएं प्रविष्टियां गौण द्वितीयक जमाएं कहलाती है, यानी सेकेंडरी डिपॉजिट। फर्स्ट क्या था हमारा, प्राथमिक जमा, ये वाले हैं क्या है, प्राथमिक जमा, और सेकेंडरी डिपॉजिट ये है द्वितीयक गौण। ठीक, आया समझ में? जो जनता जाके जमा करती है केस, वो हमारा प्राथमिक जमा है। और जो सरकार लोगों को पैसा देती है वो केस के रूप में नहीं होता है, गिन के नहीं ना देती, वो चेक जारी करती है। ठीक है, समझ आया? तो वही हमारा द्वितीयक जमा कहलाता है। अब हम देखते हैं ये वाला, ये भी पॉइंट लिखने लायक है। ऋणी कौन है? जो उधार लेता है उसको ऋणी बोलते हैं। अपने खाते में साख के लिए चेक जारी कर सकता है। ये चेक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में संचालित होती हैं। एक ऋणी उधार जो लेने वाला व्यक्ति है, वो खाता में साख यानी कि उधार के लिए ऋण, साख अभी हम दोनों बताए थे ना, मतलब दोनों का मतलब ही उधार होता है। ये हमारा ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। क्या? ब्याज सहित। क्या है ये? ब्याज सहित। इसमें ब्याज सहित नहीं होता, ये विश्वास पे मध्यस्थता कर ली जाती है। चेक द्वारा जारी कर सकता है, ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में संचालित होती है। एक उधार लेने वाला जो व्यक्ति है वो चेक के रूप में मुद्रा जारी कर खाता के लिए चेक जारी कर सकता है। और जो वो चेक जारी करता है ना, तो वो अर्थव्यवस्था यानी कि बिजनेस में या अन्य किसी कार्य से संबंधित कार्य करने के लिए मुद्रा के रूप में संचालित होता है। आया समझ में? आया हो कि आप समझिए। उदाहरण के लिए आप किसी व्यक्ति को चेक देते हैं, है ना, आप किसी काम में बिजी है, किसी व्यक्ति को आपने सिग्नेचर करके चेक दे दिया, तो वो व्यक्ति जा कर के पैसा निकलवा सकता है ना, उसी हिसाब से है ये। हाँ, प्राथमिक जमा। अब इसका ना ये फॉर्मूला है, ये मुझे लगता है एमसीक्यू में पक्का पूछा गया है। ओके, इस वीडियो को देखने बाद तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, लिख दीजिएगा PYQ क्वेश्चन, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे पेपर के टाइम पे। बट पेपर से पहले बनाएंगे ताकि सबकी रिवीजन हो जाए। MCQ 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 6 नंबर वाले। ओके, ये CBSE के पैटर्न बताई हूँ। एक बार मैं सोचूँ कि CBSE के पेपर किस अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, उसका भी एक अलग से शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, प्राथमिक जमा, गौण जमा। गौण जमा जो कि द्वितीयक जमा अभी बात आए थे। प्राथमिक जमा जनता से लेती है। जमाकर्ता अपनी नगद कोषों को कभी भी एक ही समय पर निकलवाने के लिए नहीं आएंगे। अर्थात समझिए इस पॉइंट को, यहाँ लिखा हुआ है, हर एक चीज़ लिख के लाए हैं। अब बिल्कुल कहानी की तरह है, कहीं इजी नहीं है, वो सॉरी मतलब कहीं भी हार्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल इजी है। बैंक के पास रखी कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंक को की नगद कोष की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। इसका कारण यह है कि वाणिज्यिक बैंकों को यह जानकारी होती है कि सभी जमाकर्ता अपनी नगद जमाओं को कभी भी एक ही समय पर निकलवाने नहीं आएंगे। बैंक, अब देखिए एक बार और पढ़ देते हैं। बैंकों के पास रखी कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। जमाएं, बैंकों के पास रखी कुल मांग जमा यानी कि बैंक से जितना, जो वाणिज्यिक बैंक से आम जनता या नागरिक जो भी मांग करती है, नगद कोष जितना बैंक के पास रखा है, नगद कोष के कई गुना अधिक लोग उनके पास मांग करती है। ठीक है, जैसे कि साख, ऋण, यही सब अभी बात आए थे उसी हिसाब से है। ठीक है, तो वो सब बैंक किसी को भी साख ऋण देने से मना नहीं करती है।
सभी को प्रोवाइड करती है, क्योंकि बैंक को पता होता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर पैसा निकलवाने नहीं आएगा। आया समझ में? एक ही दिन नहीं आएगा। यदि ये अनुभव दर्शाता है कि निकाली गई राशि मांग जमाओं का लगभग 10% है। बैंकों को जमा का केवल 10% ही नगद कोष के रूप में रखने की आवश्यकता होती। सभी मांग जमाएं अर्थव्यवस्था में पूर्ति के कार्य करती है, जैसे कि लोगों द्वारा रखी गई नकदी करती है। देखिए, बैंक ना अपने पास ना 10% ही रखती है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे कि हम CRR कहते हैं। अभी आगे बताएंगे CRR क्या होता है। बैंक जैसे किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये जमा किया तो वह ना अपने पास 10% रखेगी। 1,000 का कितना 10% होता है? 100 रुपया होता है। 100 रुपया वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखेगी। बचा उसके पास 900 रुपया। कितना बचा? 1 मिनट, 900 रुपया बचा। ठीक है, मुझे लगता है कि इस PPT में आगे होगा ये एग्जाम्पल। तो अब ये जो 900 रुपया है ना, ये अर्थव्यवस्था में बैंक क्या करेगी? साख का निर्माण करेगी, ताकि इसी 900 से वो पैसा का निर्माण करती रहे। ठीक है, मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं बैंक कहलाती है। मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करती है, क्या लोगों को मुद्रा देती है, सप्लाई करती है ना मुद्रा का। अपने पास कितना रखती है? 10% ही रखती है। बाकी उन पैसा तो अर्थव्यवस्था में लगा रही है, इसीलिए मुद्रा पूर्ति का कार्य कर रही है। तो मुद्रा सृजन है, ये बैंकों द्वारा मुद्रा सृजन है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में नकदी के रूप में संचालित नहीं होती, अपितु बैंकों द्वारा मांग जमाओं के धारकों को जारी की गई चेक के रूप में संचालित है। बोलने का बात ये है कि ये एक वित्तीय संस्था है बैंक। ठीक है, मुद्रा सप्लाई भी करती है, बट क्या है ना, नकदी के रूप में नहीं करती है। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझिए। नकदी के रूप में नहीं देती, अपितु ये बैंकों को मांग जमाओ धारकों के चेक द्वारा, किसके द्वारा? चेक द्वारा। यहाँ देखिए चेक लिखा है, चेक 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 के द्वारा संचालित होती है। क्या? चेक के द्वारा संचालित होती है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, क्या प्रभावित करने वाले कारक हैं? जब मुद्रा जारी करती है तो उसे क्या क्या प्रभावित करती है? ठीक है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन को प्रभावित करने वाले कारण कैसे कैसे प्रभावित होती है? वाणिज्यिक बैंक द्वारा मुद्रा सृजन या ऋण सृजन इन कारकों पर निर्भर करते। कौन कौन से कारक हैं, उन पर हम दृष्टि डालते हैं अपनी। वाणिज्यिक बैंकों के नगद शेष, कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक। ओके, मतलब कि इसी का ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है ना, वाणिज्यिक बैंकों की नगद शेष जितने अधिक होंगे, वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा सृजन की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वाणिज्यिक बैंक क्या है? नगद शेष जितने अधिक होंगे, क्या जितने अधिक होंगे वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा सृजन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जितना बैंक में नगद होगा उतना ही उन लोगों को उधार देगी ना। यहाँ बात ये है। ओके, नगद आरक्षित अनुपात। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? CRR। ठीक है, क्या होता है हमारा? CRR, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है ना, नगद आरक्षित अनुपात का शॉर्ट फॉर्म क्या ये है? CRR। और CRR का फुल फॉर्म क्या है? नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा, मुद्रा को सृजित करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। यानी कि CRR जितना ही होगा उतना ही कम मुद्रा सृजित किया करती है। ओके, यहाँ बात ये है पॉइंट। तिजोरी नगद क्या होता है? देखिए, यदि बैंक जोखिम से बचने वाले होते हैं तो वे अधिक अतिरिक्त कोष रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कभी भूकंप आपदा आ जाता है ना, तो अधिक अतिरिक्त कोष रखने की प्रयास करते हैं जोखिम से बचने के लिए। देखिए, अभी एक व्यक्ति कमा रहा है या कोई भी कमाता है,
XYZ, तो वो क्या है, अपना लिए 10% भी वो कम से कम बचा के रखेगा, ताकि कभी वो बीमार पड़ जाए या कभी कोई परिस्थिति खराब होती है, ताकि वो अपने उस परिस्थिति में उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। आया समझ में? उसी तरह बैंक भी इन परिस्थितियों से बचने के लिए ना अपने लिए पैसा बचा के रखती है, जिसे क्या बोलते हैं, अतिरिक्त कोष रखने का प्रयास करती हैं, जिसे तिजोरी नगद कहा जाता है। पेपर में पूछिए तिजोरी नगद किसे कहते हैं, बस ये ही पूरी लाइन वहाँ पे टिप दीजिएगा। इकोनॉमिक्स एक ऐसा है जिसे कि आसानी से रट रट के समझ करके याद किया जाता है, ठीक है, समझना है, समझने का खेल है इकोनॉमिक्स। अपने वर्ड में कम बनाइए, इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज करिए, समझ करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कहीं आप समझ रहे हैं कि हम कहानी बना के लिख देंगे तो ऐसा उसमें नंबर नहीं मिलता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है तब नंबर मिलता है। अतिरिक्त कोष रखने की प्रयास करते हैं, जिसे तिजोरी नगद कहा जाता है। तिजोरी नगद जितनी अधिक होंगी, मुद्रा सृजन करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। आया समझ में? जनता द्वारा जमाएं, ठीक है, डिपॉजिट बाय द पब्लिक। भारत जैसे देश में जहां नगद लेन देन अभी भी बहुत अधिक है, वहां बैंक जमा कम होते हैं। आया समझ में? नहीं आया समझाते, कोई बात नहीं, क्या होता है उससे फ़र्क। भारत क्या है, भारत में डेली का लेन देन कितना है, कैश चलता है कि नहीं, दुकान में जाते हैं, अभी भी ऑनलाइन करते हैं, मगर इतना ऑनलाइन अभी नहीं चल पा रहा है। बट हाँ, कोरोना के बाद से ऑनलाइन बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है, कहा जा सकता है, कहेंगे नहीं, कहा जा सकता है। बट अभी भी कितने गांव नेटवर्क इशू के वजह से, ठीक है, कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं लेता, तो वहाँ भी सप्लाई नहीं है ऑनलाइन। तो नकद लेन देन अभी भी बहुत है, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अधिक है, वहाँ बैंक जमा कम होते हैं। बैंकिंग प्रणाली में नगद प्रवाह कम होने के कारण ये बैंक की ऋण सृजन करने की क्षमता कम बनी रही है। आया समझ में? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आगे केंद्रीय बैंक, किस पे आगे हम, केंद्र बैंक। वहाँ तक वाणिज्यिक बैंक का ही कहानी था। आया समझ में? अब यहाँ से चल रहे केंद्र बैंक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, हम एक यहाँ पॉइंट में ये पूरा ही है। अब केंद्र बैंक के कार्य होते हैं, केंद्र बैंक मुख्य रूप से 8 कार्य होता है। कितने कार्य होता है? 8 कार्य। कौन कौन सा? मुद्रा जारी करता, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अंतिम ऋणदाता, विनिमय का संरक्षण, संशोधन, गृह कार्य, साख का निर्माण, ये सभी का वर्णन करेंगे। ये तो बस ऐसी एक नज़र में बताने के लिए है कि केंद्र बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? मुद्रा जारी करता। कहाँ है? मुद्रा जारी करता। भारत में आरबीआई को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? कभी कोई पूछ ले, क्या आपने कभी सोचा कि मुद्रा जारी कौन करता है? पता है, जब मैं बचपन में सोचा करती थी कि पैसा कौन बनाता है, बट इकोनॉमिक्स लेने के बाद मुझे पता चला, ओह, बैंक पैसा बनाती है, ऐसा है। अब मेरे को ये भी पता चला कि अब ये कागज़ से क्या है, हम तो इसे छपवा भी सकते, फ़ोटो कॉपी करके यूज भी कर सकते। मेरे माइंड में इस तरह का आया करता था क्वेश्चन, हमें घर में भी चर्चा किया करती थी इस विषय पे। बट पता, मेरे पिताजी बोलते थे कि तेरा दिमाग गड़बड़ा गया है। फिर मुझे पता चला, क्या आपको पता है कि नॉर्मल कागज़ से ही पैसा छप के चलता है, ठीक है। अब बताइएगा कि नोट बनाने के लिए, कि मुद्रा बनाने के लिए हम किस कागज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च करिए, ठीक है। अब फिर सर्च करके फिर कमेंट में बताइएगा। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। मुद्रा जारी करता, भारत में आरबीआई को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार लिख दीजिए, या एकाधिकार, दोनों का मतलब एक ही है, प्राप्त है। ये केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी है। क्या है? करेंसी प्राधिकारी है, कार्य कहलाता है केंद्र बैंक द्वारा जारी किए गए असीमित विधिग्राही हैं।
क्या है, केंद्र बैंक को एकमात्र अधिकार प्राप्त है कि वो मुद्रा जारी करेगा। देखिए, वाणिज्यिक बैंक भी मुद्रा जारी कर रहा था, पर वो किसके द्वारा कर रहा था, वो चेक के द्वारा मुद्रा जारी कर रहा था। ये क्या है, बिल्कुल ये पैसा छपाई करता है, इसको छपाई करने का एक अधिकार है। किसको अधिकार है, RBI, क्या, आरबीआई का पूरा नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आया समझ में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकार है करेंसी बैंक द्वारा जारी किए गए असीमित विधिग्राह्य हैं, यानी कि इसके पास असीमित विधिग्राह्य, मतलब कि कोई इसका लिमिटेड फिक्स नहीं है। जब इसको लगता है कि हाँ अब मुद्रा की छपाई करनी चाहिए, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, तो ये मुद्रा छपाई करने का कार्य करने लगता है। अब इसका भी लिमिट होता है, ये नहीं कि ये पैसा छपती जाएगी छपती जाएगी छपती जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, एक सीमा फिक्स है। नहीं तो इस तरह पैसा छपती जाए तो लोग तो कार्य करना ही बंद कर देंगे। पैसा छपते जाएंगे, चलता जाएगा, काम होता रहेगा, खर्च करते रहेंगे, तो ऐसे क्या है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाता है। चरमरा जाना मतलब कि अर्थव्यवस्था को बहुत ठेस पहुंचना, नुकसान होना, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आ रहा है ना समझ बात में? इसी तरह से है। एक पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है MCQ में, 1 नंबर में आएगा। यदि आप CBSE बोर्ड से हैं तो, या अदर बोर्ड से भी तो भी आएगा ही, देख लीजिएगा कि क्या RBI को ही एकमात्र मुद्रा अधिकार जारी करने का अधिकार प्राप्त है, या किसको मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, RBI, रिजर्व बैंक, अदर बैंक का कोई सा भी नाम डाल देगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सरकार का बैंक। क्या है, सरकार का बैंक। केंद्र बैंक क्या है, केंद्र बैंक सरकार के बैंक, एजेंट एवं वित्तीय परामर्श के रूप में कार्य करता है। क्या है, केंद्र बैंक सरकार का बैंक, एजेंट वित्तीय परामर्श के रूप में कार्य करता है। देखिए, सरकार का बैंक RBI है। कौन है सरकार का बैंक, RBI। आया समझ में? तो ये एक एजेंट और वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करती है। सरकारी बैंक के रूप में ये सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करती है। RBI हमारा खाता, आम जनता का खाता की व्यवस्था कौन करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है। अब सरकार का भी पास खाता है ना, खाता है कि नहीं है, उसी तरह से उसकी व्यवस्था कौन करता है, RBI करता है। अब देखिए सरकार का खाता कैसे, अब देखिए सरकार क्या है, लोगों से टैक्स वसूल करती है, इनकम टैक्स होता है, ठीक है ना, आय कर होता है, इनकम टैक्स वही होता है, होम टैक्स होता है, ठीक है। सड़क निर्माण करना जैसे कार्य से संबंधित जितने भी होते हैं, जो टैक्स वसूल, रोड पे गाड़ी चलाया जाता है तो टैक्स वसूला जाता है। तो इसी तरह GST, तो ये सब क्या, सरकार के खाते में ना पैसा जाता है, तब वो खाता में पैसा जो गया तो इसका व्यवस्था कौन कर रहा है, तो हमारी RBI कर रही है, RBI, ठीक है। इसी तरह अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, इसी का है, सेकंड पॉइंट का ही ये सेकंड लाइन है, मतलब कि ये छोटा करके मैंने लिख दी। एक एजेंट के रूप में यह सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का भी कार्य करता है। प्रतिभूति क्या होता है, ये हमारा बॉन्ड्स होता है, यानी कि इसमें क्या है ना, सरकार ना लिखित दस्तावेज होती है, लिखित दस्तावेज को ना मतलब खरीद बिक्री करना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बोलते हैं। जब इसको जारी किया जाता है ना, तो उस समय कुछ पल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। आया समझ में? आई हो कि आप समझ रहे होंगे। क्रय विक्रय का मतलब होता है खरीद बिक्री करना, क्रय मतलब होता है बेचना, खरीदना, और विक्रय मतलब होता है बेचना। क्या होता है, क्रय विक्रय खरीदना बेचना होता है। आई हो कि आप समझ गए। अब हम देखते हैं आगे, देखिए ये वाला लाइन है, क्या बोलता है ये, कि सरकार के परामर्श के रूप में यह मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। क्या है, देखिए एक बार और, सरकार के परामर्शदाता,
के रूप में यह मुद्रा जारी करने का नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। परामर्शदाता का मतलब क्या होता है? एक सलाह के रूप में, एडवाइस देने के रूप में मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। यानी आरबीआई हमारा क्या है? आरबीआई परामर्शदाता के रूप में क्या है? वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। क्या करता है? वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है। एक मिनट, क्या हो गया ये? चलिए अब ये वाला पॉइंट देखते, थर्ड। बैंकों का बैंक पर्यवेक्षी भूमिका। बैंकों का बैंक होने के कारण उसका देश के अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक वाणिज्यिक बैंकों का अपने ग्राहकों के साथ होता है। इस संदर्भ में 3 अवलोकन पर ध्यान देना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, हम किसी भी बैंक में जाते हैं, ठीक है ना, XYZ, मान लीजिए मेरा अकाउंट PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक में है। तो शुरू में जब मैं वहाँ गई थी तो मुझे भी कुछ इन्फॉर्म नहीं था कैसे खाता खुलवाना है, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं लगेगा। तो बहुत ही पोलाइटली मतलब उन्होंने मुझे बताया था, मैं पूछी थी, ठीक है। उसी तरह से जब कोई हमें जानकारी नहीं होती है तो बैंक में जा कर के हम जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंडली बताते हैं, फ्रेंडली नहीं कहेंगे, मतलब हाँ अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, पोलाइट, मतलब बहुत अच्छे से समझाते ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा है, जिस तरह एक आम नागरिक का वाणिज्यिक बैंक के साथ संबंध होता है, जो भी जाते हैं हम पूछते हैं कैसे हमें उधार मिलेगा, ठीक है, कैसे हम ऋण की अप्लाई कर सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? उसी हिसाब से, ठीक। तो उसी तरह आरबीआई का संबंध एक वाणिज्यिक बैंक के साथ होता है। अब यहाँ देखते हैं, केंद्र बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। देखिए, पीछे का तुलना करते हुए मैं आगे आपको समझाती जा रही हूँ ताकि आपको पीछे का भी रिकॉल होता रहे। वाणिज्यिक बैंक है वो आम नागरिक से, जनता से जमा स्वीकार करता है। अब वाणिज्यिक बैंक से भी तो कोई जमा स्वीकार करेगा, तो वो जमा जो स्वीकार करता है वो कौन है? आरबीआई है। कौन है? केंद्र बैंक है। तो केंद्र बैंक किससे जमा स्वीकार करता है? वाणिज्यिक बैंकों से। भूलिएगा मत, किससे जमा स्वीकार करता है? वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है। आम नागरिक को ऋण कौन देता है? वाणिज्यिक बैंक देता है। अब वाणिज्यिक बैंक को यदि ऋण चाहिए तो उसको ऋण कहाँ से मिलेगा? तो उसको ऋण लेने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा केंद्र बैंक से। आया समझ में? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं इस वाले। केंद्र बैंक वाणिज्यिक बैंकों को समाशोधन गृह कार्य की सुविधा भी प्रदान करता है। यह चेक समाशोधन की सुविधा सभी बैंकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध होता है। समाशोधन गृह कार्य का भी काम करता है वाणिज्यिक बैंक। ओके, अपनी पर्यवेक्षक भूमिका यहाँ देखते हैं। अपनी पर्यवेक्षक भूमिका में केंद्र बैंक ये सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंक उनके निर्देशों का पालन करें। अब कोई सीनियर होता है तो वो जूनियर से क्या उम्मीद लगा के रखता है कि सीनियर जो बता रहे हैं जूनियर उसे फॉलो करे। आया समझ में? उसी तरह से कोई बड़ा लोग होता है, बड़ा आदमी होता है ना, आपके घर में भी बड़े भाई बहन होंगे या माता पिता भी हैं सपोज करिए, तो क्या चाहते हैं कि आप लोग उससे छोटा हैं कि नहीं? तो वो उम्मीद रखते हैं कि जो बड़े लोग सलाह देते हैं ना उनकी सलाह का पालन करना, एडवाइस का पालन करना, है ना समझ में? उसी तरह से वाणिज्यिक बैंक, केंद्र बैंक भी ये उम्मीद लगाए रखता है कि वाणिज्यिक बैंक उनके निर्देशों का पालन करे। क्या? निर्देशों का पालन करे, जिस तरह वो एडवाइस दे रही है। विशेष करके केंद्र बैंक चाहती है CRR और SLR, ठीक है। CRR क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात होता है। इसका भी हम अभी देखेंगे पीछे आगे, इसका फुल फॉर्म है नगद आरक्षित अनुपात, जो कि बैंक को अपने पास, वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रखना बहुत आवश्यक है। एक होता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या है इसका मतलब? वैधानिक तरलता अनुपात है, वैधानिक तरलता अनुपात। एक है नगद आरक्षित अनुपात।
नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में। ठीक, केंद्र बैंक को जब आवश्यकता होती है तो वह CRR SLR में बदलाव करता रहता है। कमेंट करके बताइएगा कि अभी CRR और SLR में क्या प्रतिशत चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हर साल हर समय बदलती रहती है। अर्थव्यवस्था की कंडीशन को देखते हुए इसका बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं होता है। और ये कौन बदलता है? हमारा RBI ही बदलने का कार्य करती है, बदलता रहता है। ये सुनिश्चित करता है कि वाणिज्यिक बैंक इन बैंकों द्वारा पालन करें, ठीक है, जिससे कि वांछित लक्ष्य प्राप्त की जा सके। क्या वांछित लक्ष्य प्राप्त की जा सके? बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब देखिए ऋण क्या, अब हम आ गए 4th पॉइंट में। क्या है ऋणदाता? इसका अर्थ यह है कि किसी वाणिज्यिक बैंक को कहीं से ऋण प्राप्त नहीं होता है, तब वह केंद्र बैंक से अंतिम ऋण की मांग करता है। वाणिज्यिक बैंक को कहाँ से ऋण मिलेगा? उसे उधार चाहिए तो वो कहाँ अप्लाई करता है? केंद्र बैंक में। उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उसे बैंक को ऋण दे देता है। आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करने की केंद्र में यह सुनिश्चित करना होता है कि देश की बैंक व्यवस्था कोई धक्का ना पहुँचे। ठीक है, RBI वाणिज्यिक बैंक को ऋण देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेता है कि फ्यूचर में कोई भी उसको धक्का ना लगे, जैसे कि सही समय का पालन कर लेना। ठीक है, जो भी ब्याज निर्धारित किया गया है उसी समय तिथि पर लौटा देना। आया समझ में? मुद्रा बाजार स्थिर रहे और बैंकिंग व्यवस्था का कोई धक्का ना पहुँचे, ये सभी का बहुत ही भली भांति ध्यान में रख करके RBI बैंक किसी को नहीं ऋण देती है, वो सिर्फ उसे ऋण देगी वाणिज्यिक बैंक को। आम नागरिक जाके वहाँ RBI में थोड़ी ना पैसा जमा कर लेगा। RBI और वाणिज्यिक बैंक के बीच कार्य होता है, आम नागरिक वाणिज्यिक बैंक से कार्य करती है। चलिए अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। क्या हो गया? 1 मिनट। विनिमय का संरक्षण। विनिमय का मतलब क्या होता है? याद आ रहा है विनिमय? कहाँ पढ़े थे? विनिमय का मतलब मुद्रा जारी करना। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं हम आपको उसी में है विनिमय। ठीक है, विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना। संरक्षण। केंद्र बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? संरक्षण के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, यदि इस एक्सप्लेनेशन को लिख दीजिएगा तो ये भी अच्छा रहेगा। देखिए क्या है? प्रबंधित तरलता से अभिप्राय घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय से संबंधित हैं। दोनों का मतलब एक ही है। देखिए ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड ज़्यादा है, जैसे अर्थव्यवस्था, विनिमय, प्रबंधनीय तरलता, इजी एक्सप्लेनेशन ये वाला है। कौन सा? इजी एक्सप्लेनेशन। बट हम समझा देते हैं क्या बोला गया है इसमें कि केंद्र बैंक देश में विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण है। केंद्र बैंक यानी कि केंद्र बैंक क्या है ना, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। विदेशों से मान लीजिए क्या है, अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है ना। 1 मिनट, क्या है? डॉलर का सिंबल है। ठीक है, अब RBI के पास डॉलर रखा हुआ है तो उसको बहुत ही संभाल करके रखेगी विनिमय कोष। मतलब कि $1 वर्तमान में मान लीजिए 94 रुपये का है। ठीक है, मान लीजिए पहले तो 88 रुपये था, बट मेरे हिसाब से अभी जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, मतलब पढ़ा रही हूँ, तो इसके अभी के टाइम में तो ये 90+ है। ठीक, तो इतना रुपये हैं। तो इसी को क्या है, केंद्र बैंक देश के विनिमय कोषों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करता है। $1 इतना है तो अब इसको ना संरक्षण के रूप में, यानी कि इसको सुरक्षित प्रदान कर रहा है। ठीक है, RBI के पास डॉलर रखा हुआ, बहुत ही संरक्षण। ऐसी स्थिति में वो यूज करेगा इस डॉलर का जब बहुत ही नाजुक स्थिति आ जाए अर्थव्यवस्था में। आया समझ में? अब आगे चलते हैं। समाशोधन गृह कार्य मतलब क्या है? केंद्र बैंक समाशोधन गृह कार्य करता है। इसको एक उदाहरण से के द्वारा समझाया
समझा सकते हैं, समझाया जाता है, ठीक है ना। समाशोधन गृह कार्य करता है, ये मतलब यह ऐसी बताया गया, यदि पेपर में आएगा तो ये एग्जाम्पल के द्वारा पूछ लेगा, क्या वो समाशोधन गृह कार्य है, हाँ या नहीं है तो क्यों है ना। या 2 स्टेटमेंट दे देगा, आपको बताना अभिकथन ए सही है, अभिकथन आर सही है। इसी तरह से मान लीजिए ए बैंक के पास बैंक के नाम लिखा है, ठीक, 10,000 रुपये मतलब 10,000 का चेक आता है, और बी के पास ए के नाम का लिखा 15,000 का चेक आता है। ए और बी दोनों बैंक खाता केंद्र बैंक में हैं। दोनों बैंक के चेक समाशोधन गृह कार्य में उनके खातों के माध्यम से होता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह कार्य करता है। आया समझ में? आ गया होगा। शाख नियंत्रण, ठीक, शाखा नियंत्रण केंद्र बैंक का मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में शाख पूर्ति का नियंत्रण करता है। इसका अर्थ है वाणिज्यिक बैंक की शाख सृजन संबंधी क्रिया। शाख सृजन यानी जब लोगों को उधार दिया जाता है तब, और लोगों को नहीं देती है, वो वाणिज्यिक बैंक को देती है, ठीक है ना। संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना। मुद्रा स्फीति अपस्फीति की स्थिति को सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है, ठीक। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की पूर्ति को सीमित तथा अपस्फीति के दौरान इसमें वृद्धि की जाती है। अब देखिए मुद्रास्फीति और अपस्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, क्या है, महंगाई। और अपस्फीति का मतलब होता है इसमें मतलब कि सस्ता हो जाना, ठीक है। यहाँ वर्णन यही है। एक बार और पढ़ दें ताकि आपको समझ आ जाए। इसका अर्थ है शाख नियंत्रण, शाख का नियंत्रण करती है ये। कौन करता है? आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई, ठीक। इसका अर्थ वाणिज्यिक बैंकों के शाख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करना, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना होता है। इसी तरह मुद्रा नियंत्रण कैसे होगा? इसी तरह ना होगा। मुद्रा स्फीति अपस्फीति की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा पूर्ति सीमित करना, जब महंगाई होता है तो उसमें क्या है, सीमित हो जाता है पैसा, अपस्फीति है ना। अब मुद्रास्फीति का जब समय आता है ना तो लोग सामान को खरीदना कम कर देते हैं, ठीक। मुद्रा पूर्ति सीमित हो जाती है उस समय। अपस्फीति के दौरान इसमें वृद्धि की जाती है। आया, सस्ता हो जाता है सामान सब, सॉरी। अब देखते हैं कि केंद्र बैंक व वाणिज्यिक बैंक में अंतर। क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, लिख के ले लीजिए। 3 नंबर में भी आएगा तो आप 3 नंबर में आएगा तो 3-3 पॉइंट दोनों का लिख देना। तो पहले हम देखते हैं किसका, देखिए केंद्र बैंक का। क्या देखते हैं? केंद्र बैंक का, सॉरी, पहले देख लेते केंद्र बैंक क्या है। केंद्र बैंक एक सर्वोच्च बैंक की है। देश में सभी बैंक का बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक किसे कहता जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। सभी वाणिज्यिक बैंक केंद्र बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। 1 मिनट, मैं इसको बताने से एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ बता दूं, ठीक। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लग रहा है ना, अभी बताते हैं। देखिए, एक तो इसका एक्सप्लेनेशन रट लीजिएगा जवान पे, ठीक है। सरकार का बैंक जवान पे रट लीजिएगा। बैंकों का बैंक पर्यवेक्षक। ये 3 जो शुरू के पॉइंट है ना, 3 नंबर में और एमसीक्यू में आराम से पूछा गया है। अब मेरे टाइम पे प्री बोर्ड हो जाए, मिड टर्म हो जाए और बोर्ड, सीबीएसई में ये तीनों में से मेरे में पॉइंट बना है, ठीक। PYQ भी उठा के देख लीजिए, उसमें भी आपको ये 3 जो शुरू के हैं ना, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा मिला है। ये बाकी में 1-1 नंबर के मन हुआ तो पूछ लिया, सीबीएसई ने नहीं मन किया तो नहीं भी पूछा, चलेगा, ठीक है। तो बस ये मेरे को ये 3 टॉपिक जो शुरू के हैं मोस्ट IMP है। क्या है? IMP को आपको तो देखिए इस वीडियो को देखने के बाद ना डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तो वीडियो एक्सप्लेनेशन और अभी से पेपर के बारे में आपको जानकारी भी मिल रही है, किस में से टॉपिक में से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। जिसमें बता रही हूँ उसको फोकस करिएगा थोड़ा।
अब हम देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। केंद्र बैंक, केंद्र बैंक एक सर्वोच्च बैंक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा बैंक जो है, सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा बैंक हमारा क्या है, RBI, ठीक। RBI हमारा सबसे बड़ा बैंक है। देश में सभी बैंकों का बैंक है। सभी वाणिज्यिक बैंक केंद्र बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत होता है। जितना भी भारत में वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, कैनरा, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, FCI, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, किसके निर्देश पे चलता है वो, RBI केंद्र बैंक के आदेश पे चलता है। ये वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। किससे जमा स्वीकार करता है, वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा उन्हें ऋण देता है, परंतु ये सीमित जनता से लेन देन नहीं करता है। आ गया ना पॉइंट, हम पहले भी आपको बताए थे, यदि पता होगा कि ये आम जनता से लेन देन नहीं करता है। कौन नहीं करता, RBI नहीं लेन देन करती है आम जनता से। ये वाणिज्यिक बैंक और RBI के बीच ही मध्यस्थता बना रहता है, ठीक। मुद्रा पूर्ति में भूमिका, केंद्र बैंक नोट जारी करने का प्राधिकारी है और इसलिए वह मुद्रा पूर्ति करना प्रमुख स्रोत हैं। RBI को ही एक मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। आया समझ में, और कोई मुद्रा जारी नहीं कर सकता है। मैं बचपन में क्या सोचती थी, हम सोचते थे बचपन में कि मुद्रा हमें पापा को, हमारे पिताजी को इतना क्यों कमाना पड़ता है, इतना मेहनत करते हैं, पैसा छपवा लें, ठीक है। हम सोचे भी थे एक बार फ़ोटोकॉपी करा के यूज करें, बट पता है डर के मारे हम गए नहीं कभी, क्योंकि हम घर में पूछ लिए थे, तभी हमको घर में डांट पड़ा था इतना ज़्यादा। तो बैंक वहाँ जाते हम फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, तो चल क्या होता है समझ में। अब देखिए, आते अपने टॉपिक में, मुद्रा पूर्ति में भूमिका क्या है। मुद्रा पूर्ति में भूमिका, केंद्र बैंक नोट जारी करने का प्राधिकारी और इसलिए वह मुद्रा पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। मुझे उम्मीद है मैं पढ़ा दी हूँ, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। जितना रिपीट आप सुनिएगा, क्या है, एक मतलब छात्र जीवन में कब सफल होता है। छात्र जीवन का मतलब है कि एक चीज़ को 1000 बार पढ़ना, ठीक है, 1000 बार श्रवण करना, 1000 बार उसको निहारना, मतलब कि देखना होता है, ठीक है ना। अपने द्वारा हाथ से बनाए गए नोट्स को 10 बार रिवीजन करना, वही विद्यार्थी सफल होता है। अब देखते हैं विदेशी विनिमय कोषों की भूमिका, पीछे पढ़े थे, ठीक है। विदेशी विनिमय, तो केंद्र बैंक देशों के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण है। ये घरेलू मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन तरलशीलता को संचालित करता है। लक्ष्य, केंद्र बैंक अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है। वेरी सिंपल पॉइंट, देखिए, क्योंकि ये हम समझा दिए, तब ये जो RBI हम जो बता रहे थे वही भूमिका है, भूमिका में से, ठीक है। देखिए, तो इसमें कितना पॉइंट है, 1 2 और 1 मिनट, ये 3 पॉइंट है। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये 3 पॉइंट लिख देना। क्या करना है, पहले में अर्थ बताना है, मुद्रा पूर्ति की भूमिका बताना है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। आया समझ में, 3 पॉइंट। और 6 नंबर में आता है ये। अब 3 पॉइंट क्या कर लेना है आपको, वाणिज्यिक बैंक का लिखना है। क्या करना है, वाणिज्यिक बैंक का, क्या ये, वाणिज्यिक बैंक। देखिए, वाणिज्यिक बैंक में पहले अर्थ, मुद्रा पूर्ति की भूमिका, विदेशी विनिमय कोषों की भूमिका। देखिए, एक काम करिए, जब आप नोटबुक में लिखिएगा ना, तो आजा, नोटबुक में जब लिखिएगा तो इस तरह लाइन काट लीजिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा, वाणिज्यिक बैंक एक तरफ, केंद्र बैंक, ओके। अब फिर यहाँ एक और डालिएगा, आधार। क्या डालिएगा, आधार। अब ये जो हेडिंग जो लिखा है ना, ये हेडिंग को इस साइड लिखिएगा। 1 मिनट, क्लीन करके मैं साफ साफ बताऊँ, ऐसे करें, ऐसे किए, वाणिज्यिक बैंक, इधर केंद्र बैंक, ओके। इधर जो आधार लिखिएगा ना, आधार, तो यहाँ पे ये हेडिंग लिखिएगा। हेडिंग लिखने के बाद फिर वाणिज्यिक बैंक का पॉइंट यहाँ, केंद्र बैंक का पॉइंट, ऐसे बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा। आया समझ में, इसी तरह आपको करना है। तो अब हम देखते हैं, हम वाणिज्यिक बैंक का अर्थ, वाणिज्यिक बैंक में वित्तीय संस्था है जो सामान्य जनता से जमा स्वीकार करता है तथा लोगों को उपभोग अथवा निवेश के उद्देश्य से ऋण प्रदान करता है। आया समझ में।
आई हो कि ये मेरे को उतना समझाना एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, क्योंकि हम पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं ना, बस वही पहला पोला, क्योंकि यहाँ पे अंतर पूछा गया है इसीलिए अंतर ही बताना है। आइए पेपर में आया क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP, नोट कर लीजिए, नहीं आए तो कमेंट करके बताइएगा। प्री बोर्ड बोर्ड किसी न किसी में आएगा ज़रूर। मुद्रापूर्ति की भूमिका, वाणिज्यिक बैंक, देखिए क्या है वाणिज्यिक बैंक, ये गलत वर्ड है, सृजन करने के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति में योगदान देता है। इसके विपरीत केंद्र बैंक, वाणिज्यिक बैंक नोट जारी करने का प्राधिकारी नहीं है। ठीक है, क्या है सृजन, मुद्रा सृजन, यहाँ पे ना मुद्रा आएगा, क्या आएगा इसकी जगह में मुद्रा आएगा। यहाँ पे इसको काट करके कॉपी में लिखेगा मुद्रा, मुद्रा सृजन करता है ना, वो मिसप्रिंट हुआ है वर्ड में। सृजन करने का माध्यम से मुद्रा की पूर्ति के योगदान देता है। इसके विपरीत केंद्र बैंक, वाणिज्यिक बैंक नोट जारी करने का प्राधिकारी नहीं है, यानी कि इसको अधिकार प्राप्त नहीं है वाणिज्यिक बैंक को। आया समझ में। वित्तीय विनिमय कोष में भूमिका, वाणिज्यिक बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक नहीं है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक कौन है? RBI है। ठीक है, RBI तो विदेशों से लेन देन करता है, डॉलर यूरो को संरक्षित अपने पास रखता है। ठीक है ना, रूबल पौंड ये क्या सा, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है इसी तरह अन्य कंट्री में वहाँ पे जैसे कि अमेरिका में क्या चलता है, डॉलर चलता है ना, उसी तरह अलग अलग में पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, रूबल चलता है, इसी अलग तो केंद्र बैंक के पास होता है, तो वो उसका संरक्षण करती है। ऐसे समझे। बट उसके विपरीत ही, केंद्र बैंक के विपरीत ही वाणिज्यिक बैंक इसका संरक्षण नहीं करती है। आया। हालांकि यह लाभ के उद्देश्य से विनिमय के बारे में क्रय विक्रय का लेन देन करती है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक अपने क्या है लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, बल्कि केंद्र बैंक क्या है करता है, वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कार्य, वो अपनी भला के नहीं, वो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए और वाणिज्यिक बैंक जो कार्य करती है ना, अपना उन्नति अपना विकास के लिए कार्य करती है। ये कहती है बाकी सब मतलब तेल लेने जाए पहले हम अपना भला देखेंगे ना, वाणिज्यिक बैंक ये कहावत कहता है, मतलब ये इस पर सूट करता है। ठीक है, आप पेपर में मत लिख दीजिएगा, ये तो हम ऐसे बता रहे हैं। लक्ष्य, वाणिज्यिक बैंक लाभ को अधिकतम करने के ध्यान केंद्रित करता है। विदेशी विनिमय में वाणिज्यिक बैंक की भूमिका, शायद लगता है ये रह गया है। वाणिज्यिक बैंक देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण नहीं करता है। मैं पढ़ा दी हूँ ये। ठीक है, ये क्या है ना कि मुझे ना स्क्रॉल ऊपर नीचे करना पड़ जाता है ना, उससे मुझे बहुत दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि ये लाभ के उद्देश्य से विदेशी विनिमय के कोषों तथा विक्रय में लेन देन करती है। क्रय तथा विक्रय, ये क्रय होगा, क्या होगा यहाँ क्रय होगा, लिख लीजिए क्रय। कैसे लिखते हैं क्रय, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ऐसी। मेरी राइटिंग गंदी है ना, क्या करूँ, बट हाँ समझा लेती हूँ अच्छा मैं। ठीक है, अब केंद्र बैंक द्वारा मुद्रा या साख नियंत्रण। ठीक है, क्या है केंद्र बैंक किस तरह साख नियंत्रण करती है। ठीक, तो आई हो कि आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। यहाँ से हम बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, या तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मुझे लगता है इमरजेंसी हो गया। अब मुझे मेरे पिताजी आ गए, मुझे बुला रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ से रह गया, यहाँ से हम मुझे लगता है कि सेकंड वीडियो पार्ट बनाना चाहिए इस वीडियो का, क्योंकि 1 आवर होने वाला है। वीडियो कैसा लगा, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, ताकि मैं आपको डाउट को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।